आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक है वो किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन है, 1950, 1952, 1953, 1954। सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसमें सही ऑप्शन है 1952। राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 82वां, 83वां, 84वां और 86वां। यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आईसीएस अधिकारियों के जो विशेष अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 28वां संशोधन 1972, 24वां संशोधन 1971, 29वां संशोधन अधिनियम 1972 और 26वां संशोधन अधिनियम 1971। तो इसमें सही ऑप्शन है 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 12वीं अनुसूची लाई गई थी अस्तित्व में, उसमें जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है, या हम कह सकते हैं कि कितने विषय जोड़े गए थे? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं जो अनुसूची है उसमें कितने विषय जोड़े गए थे? 11, 16, 18 और 20। चार ऑप्शन है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने मद या कितने विषय जोड़े गए थे? तो इसमें ऑप्शन सही है सी, 18 विषय जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? चार ऑप्शन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन है जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई? चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। यानी चार ऑप्शन में से किसको संविधान ने शक्ति प्रदान की है कि वो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद है उसको संविधान ने यह शक्ति प्रदान की है कि वह मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अगला है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया? यानी किसको, जो राष्ट्रपति को जो अपनी शक्तियां प्रदान की गई है वह उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसके प्रति जवाबदेह? तो इसमें चार ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि
जो राष्ट्रपति है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इन जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है, बल्कि वो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी है। जैसा कि हमने अपनी क्लास में अध्ययन किया था कि राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों के लिए वो मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति की जो नाम मात्र शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग है, वो प्रधानमंत्री वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह है, न कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश के प्रति। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसे दी गई थी? यानी हमारा देश आज़ाद होने से पहले जो भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था उसके तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी? राज्य सचिव, गवर्नर जनरल या वायसराय, केंद्रीय विधानमंडल या ब्रिटिश सम्राट? ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से किसे दी गई थी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास में थी? तो इसमें सही ऑप्शन है बी, गवर्नर जनरल या वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, लीला रॉय, नेली सेनगुप्ता? यानी जो 4 हैं इनमें से कौन है वो संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो सही ऑप्शन है नेली सेनगुप्ता। नेली सेनगुप्ता है यह संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, बाकी ये तीनों महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? यानी कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मिनर्वा मिल्स विवाद, बेरूबरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस और SI बॉम्बे केस। इन चारों में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संसद वो संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल शब्दों का पोर्टफोलियो किसके पास था? स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट बनी थी उसके अंतर्गत जो वैदेशिक मामले संबंधी जो कार्रवाई है, जो पोर्टफोलियो है वो किसके पास में था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस कारण से जो देश की जो विदेश नीति थी उनको तय करने का जो काम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही क्षेत्राधिकार में था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? साइमन कमीशन जो सिफारिशें हैं उनको किस में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से और अगस्त प्रस्ताव। इसमें से कौन से में जो साइमन कमीशन थे उनकी सिफारिशों को शामिल किया गया था? तो इसमें है भारत शासन अधिनियम 1935। साइमन कमीशन जो कि 1927 में भारत में आया था, तो इसके बाद में जो भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ था उसके अंतर्गत उनकी सिफारिशों को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित किया गया? यानी किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त का नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित भी किया गया? तो कौन सा अधिनियम था? अधिनियम 1909, 1919, 1935 और 1947। तो इसमें सही ऑप्शन है 1919। यानी भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 था उसके अंतर्गत लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय खोला गया और वहाँ पर उसे भारत के राज्य सचिव के द्वारा जो कार्य किए जाने थे उन कार्यों को उनको सौंपा भी गया। किसको? ब्रिटिश स्थित लंदन में जो उच्चायुक्त था उसको भारत सचिव के जो कार्य थे उनको भी स्थानांतरित किए गए थे। अगला प्रश्न है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की
आवश्यकता है। नए राज्य का निर्माण करना है, राज्य में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करना है, तो कौन सी अनुसूची है उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। अनुसूची पहली, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें सही आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, क्योंकि जो पहली अनुसूची है उसी के अंतर्गत भारत के जो राज्य और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसका जो उल्लेख किया गया है वो संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। अतः पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है मौलिक अधिकारों के संबंध में। उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में उनमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं 1975 के अंतर्गत जब हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उस समय जो मूल अधिकार थे वो मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, मूल अधिकार लोगों से छीन लिए गए थे। तो आपातकाल के दौरान है वो मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, यानी राज्य के जो निर्देशक सिद्धांत हैं उनको किस देश के संविधान से अपनाया गया है। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो राज्य के जो नीति नेतृत्व हैं ये है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है, यानी जो 4 जो देश हैं जिनमें संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई थी, तो इनमें से कौन सा सबसे पुराना संघ है। कनाडा, जापान, यूएसए और भारत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यह सबसे पुराना संघ है। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है, यानी लाभ का पद क्या है, यह कौन तय करता है। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल। तो संसद है वो तय करती है कि लाभ का पद क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, संसद। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग है वह संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है। भाग 4, भाग 6, भाग 7 और भाग 5। तो इसमें भाग 5 भी सही है, इसमें भाग वी की जगह भाग 5 है, कृपया शुद्ध करें। तो भाग 5 के अंतर्गत संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों संबंधी उल्लेख है वो मिलता है। लास्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।